अगर आप भी जिंक को यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी या ह्यूमिक एसिड जैसी खाद या फर्टिलाइजर के साथ मिलाकर डालते हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। रुक जाइए। आप अपनी धान की फसल को पोषक तत्व नहीं बल्कि एक ऐसा पत्थर दे रहे हैं जिसे वो कभी खा नहीं पाएगी। आप अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई को अपनी ही हाथों से मिट्टी में मिला रहे हैं और अपनी पैदावार को बढ़ने से पहले ही रोक रहे हैं। ये बात आपको कड़वी लग सकती है। सालों से हम किसान भाई यही गलती दोहराते आ रहे हैं। खेत में सब कुछ डालते हैं, यूरिया, डीएपी, जिंक, ह्यूमिक एसिड, और फिर सिर पकड़कर बैठ जाते हैं कि इतना खर्चा करने के बाद भी धान पीला क्यों पड़ रहा है, कल्लों का फुटाव क्यों नहीं हो रहा और बालियों में दाने क्यों नहीं भर रहे। दोष आपकी मेहनत या किस्मत का नहीं है, दोष है उस एक जानकारी के अभाव का, उस एक सीक्रेट को न जानने का जो आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर रहा है। आज इस वीडियो में हम आपकी इसी सबसे बड़ी गलती से पर्दा उठाएंगे और आपको वो सीक्रेट फॉर्मूला बताएंगे जिसे अपनाकर आप न सिर्फ खाद की इस बर्बादी को रोक सकते हैं बल्कि अपनी धान की पैदावार को सही मायनों में दोगुना करने का रास्ता खोल सकते हैं। हम आपको सिर्फ जिंक डालने की सलाह नहीं देंगे, हम आपको वो वैज्ञानिक तरीका बताएंगे जिसे देश के सबसे सफल किसान और कृषि वैज्ञानिक अपनाते हैं। तो अगले कुछ मिनटों के लिए अपना सारा काम छोड़कर इस जानकारी को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपके खेत की तस्वीर और आपकी तकदीर दोनों को बदलने की क्षमता रखती है। हम उस ताले को खोलने जा रहे हैं जिसे आप अनजाने में अपनी ही चाबी से रोज बंद कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं धान की बम्पर पैदावार का ये सफर और जानते हैं जिंक डालने का वो अचूक और वैज्ञानिक फॉर्मूला। सबसे पहले यह समझना निहायत जरूरी है कि आखिर ये जिंक है क्या भला और धान के पौधे के लिए इसकी अहमियत क्या है। हम किसान भाई अक्सर यूरिया, डीएपी, पोटाश जैसी मुख्य खादों पर तो हजारों रुपए खर्च कर देते हैं क्योंकि उनका असर हमें तुरंत फसल के हरेपन के रूप में दिखने लगता है। लेकिन जिंक जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों को हम या तो नजरअंदाज कर देते हैं या फिर उन्हें बस एक औपचारिकता समझकर किसी भी तरह खेत में फेंक देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि जिंक धान के पौधे के लिए प्रधानमंत्री की तरह काम करता है। इसके बिना पौधे के भीतर की पूरी व्यवस्था ठप पड़ सकती है। जिंक पौधे के भीतर उन दर्जनों जरूरी एंजाइम को सक्रिय करने का काम करता है जो पौधे की जान है। ये क्लोरोफिल के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाता है, जिससे पत्तियों में गहरा हरापन आता है और पौधा मजबूती से अपना भोजन बना पाता है। अगर क्लोरोफिल ही ठीक से नहीं बनेगा तो पौधा भोजन कैसे बनाएगा और भूखा पौधा आपको बम्पर पैदावार कैसे देगा। इससे भी बड़ी भूमिका जिंक निभाता है पौधे के ग्रोथ हार्मोन बनाने में। धान के पौधे में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए ऑक्सिन नाम का एक हार्मोन सीधे तौर पर जिम्मेदार होता है और इस ऑक्सिन हार्मोन के उत्पादन को जिंक ही नियंत्रित करता है। मतलब समीकरण बिल्कुल साफ है, खेत में जिंक की कमी तो पौधे में ऑक्सिन हार्मोन की कमी, और ऑक्सिन की कमी का सीधा मतलब है कल्लों का कम फुटाव। जहां एक स्वस्थ पौधे को 20 से 25 कल्ले करने चाहिए, वहीं जिंक की कमी वाला पौधा 5 से 7 कल्लों में ही सिमट कर रह जाता है। और जब कल्ले ही कम होंगे तो पैदावार डबल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अलावा जिंक पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत को भी कई गुना बढ़ा देता है। तो आप समझ सकते हैं कि जिंक कोई मामूली चीज नहीं, ये धान की अच्छी सेहत, मजबूत बुनियाद और बम्पर पैदावार का सबसे बड़ा आधार है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने खेत में इस छुपे हुए दुश्मन यानी जिंक की कमी को पहचाने कैसे। इसके लक्षण इतने साफ होते हैं कि अगर आप अपनी फसल पर पैनी नजर रखें तो आसानी से पकड़ सकते हैं। धान की लोपाई के लगभग 20 से 25 दिन बाद जब फसल अपनी शुरुआती बढ़वार की अवस्था में होती है, तब जिंक की कमी के लक्षण सबसे पहले दिखाई देते हैं। इस कमी से होने वाली बीमारी को खैरा रोग के नाम से जाना जाता है, जो धान के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है। इसके लक्षण सबसे पहले पौधे की निचली या पुरानी पत्तियों पर नजर आते हैं। पत्तियों की नसों के दोनों तरफ हल्के पीले नारंगी रंग के धब्बे बनने लगते हैं। देखते ही देखते ये धब्बे आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं और इनका रंग कत्थई या जंग जैसा गहरा भूरा हो जाता है। पत्तियां ऐसी दिखने लगती हैं जैसे किसी ने उन्हें जला दिया हो। पौधे की बढ़वार वहीं की वहीं रुक जाती है, वो बौना और मरियल सा दिखने लगता है। सबसे बड़ी पहचान ये है कि अगर आप ऐसे किसी पौधे को सावधानी से उखाड़ कर देखेंगे तो आपको उसकी जड़ें भी काली और गली हुई मिलेंगी। जड़ों का विकास पूरी तरह से रुक जाता है। जब जड़ें ही स्वस्थ नहीं होंगी तो पौधा मिट्टी से भोजन कैसे उठाएगा। अगर इस अवस्था में तुरंत ध्यान नहीं दिया गया तो फसल का 25 से 30% तक का नुकसान होना तय है। बालियां या तो निकलेंगी ही नहीं, या निकलेंगी तो उनमें दाने खाली रह जाएंगे। तो अब जब हम जिंक की अहमियत और उसकी कमी के जानलेवा लक्षणों को समझ चुके हैं, तो आइए अब उस सीक्रेट फॉर्मूला की परतें खोलते हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फॉर्मूला 3 हिस्सों में बटा है: सही जिंक का चुनाव, सही समय और सही तरीका, और सबसे बड़ी और जरूरी सावधानी। फॉर्मूला का पहला हिस्सा है सही जिंक का चुनाव। बाजार में आपको कई तरह के जिंक सल्फेट मिल जाएंगे और यहीं पर अधिकतर किसान भाई चूक कर जाते हैं। मुख्य रूप से 3 तरह के जिंक प्रचलित हैं: जिंक सल्फेट 21%, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट 33% और चिलेटेड जिंक 12%। अब इनमें से आपके लिए कौन सा सबसे बेहतर है, ये समझना विज्ञान और अर्थशास्त्र दोनों की दृष्टि से जरूरी है। 21% वाला जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट सबसे पुराना और पारंपरिक विकल्प है। इसमें 21% जिंक के साथ सल्फर भी होता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि ये पानी में धीरे धीरे घुलता है और इसका असर भी धीमा होता है।
इससे कहीं बेहतर और आधुनिक विकल्प है जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट 33%। इसमें जिंक की मात्रा ज्यादा 33% होती है, जिससे इसकी कम मात्रा लगती है और ये पानी में आसानी से घुल जाता है, जिससे ये पौधे को जल्दी उपलब्ध होता है। इसमें भी 15% सल्फर होता है, जो सोने पर सुहागे का काम करता है। तो हमारी स्पष्ट सलाह है कि अगर आप मिट्टी में डालने के लिए जिंक का प्रयोग कर रहे हैं तो 33% वाले मोनोहाइड्रेट जिंक को ही चुनें। तीसरा और सबसे एडवांस विकल्प है चिलेटेड जिंक। चिलेटेड एक टेक्नोलॉजी है जिसमें जिंक के अणु को एक खास जैविक अणु यानी ईडीटीए से पकड़कर या ढककर रखा जाता है, जैसे किसी वीआईपी को सुरक्षा गार्ड घेर के रखते हैं। इसका फायदा ये होता है कि ये जिंक मिट्टी में जाकर किसी और तत्व के साथ बेकार की क्रिया नहीं करता और पौधे को 100% शुद्ध रूप में उपलब्ध होता है। इसका असर बहुत ही तेज और शानदार होता है। चिलेटेड जिंक बाकी विकल्पों से महंगे जरूर आता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम, सिर्फ 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ ही लगती है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से पत्तों पर छिड़काव, फोलियो स्प्रे के लिए किया जाता है, खासकर तब जब फसल में खैरा रोग के लक्षण साफ साफ दिखाई दे रहे हो और आपको फसल को तुरंत बचाने की जरूरत हो। तो सीक्रेट का पहला नियम है मिट्टी के लिए 33% मोनोहाइड्रेट जिंक और आपातकालीन छिड़काव के लिए चिलेटेड जिंक। अब आता है फॉर्मूले का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, सही समय और सही तरीका। यही वो रहस्य है जिसे ना जानने के कारण किसान भाई जिंक डालने के बाद भी उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाते। जिंक डालने का सबसे सटीक और वैज्ञानिक समय है धान की रोपाई के 20 से 25 दिन के अंदर। ये वो अवस्था है जब आप खेत में पहली बार यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं। इसी समय पौधे की जड़ें फैलना शुरू होती हैं और उसे कल्लों के फुटाव के लिए सबसे ज्यादा जिंक की जरूरत होती है। अगर आप मिट्टी में 33% वाला जिंक सल्फेट डाल रहे हैं तो इसकी मात्रा 5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ पर्याप्त है। अब इसे डालने का सही तरीका सुनिए। इसे सीधे खेत में नहीं फेंकना है। इसका सही तरीका यह है कि आप इसे उस 30-40 किलोग्राम यूरिया में अच्छी तरह मिला लें जिसे आप टॉप ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, और फिर इस मिश्रण का खेत में समान रूप से छिड़काव करें। यूरिया के दानों के साथ मिल जाने से जिंक पूरे खेत में बराबर मात्रा में पहुंचता है और हर पौधे को उसका हिस्सा मिल पाता है। लेकिन अगर आप समय पर जिंक नहीं डाल पाए और आपके खेत में खैरा रोग के लक्षण दिखने लगे हैं तो मिट्टी में जिंक डालने से तत्काल कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसका असर होने में समय लगता है। ऐसी आपातकालीन स्थिति में आपको ब्रह्मास्त्र चलाना होगा, यानी छिड़काव का रास्ता अपनाना होगा। इसके लिए आप चिलेटेड जिंक 12% ईडीटीए का प्रयोग करें। इसकी 100 से 150 ग्राम मात्रा को 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से पत्तों पर अच्छी तरह स्प्रे करें। इसका असर आपको 3 से 4 दिनों में ही दिखने लगेगा। नई पत्तियां हरी निकलने लगेंगी और पौधे की रुकी हुई ग्रोथ फिर से शुरू हो जाएगी। अगर चिलेटेड जिंक उपलब्ध नहीं है तो आप 33% वाले जिंक सल्फेट का भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए इसकी 750 ग्राम से 1 किलोग्राम मात्रा को 2 किलोग्राम यूरिया या 500 ग्राम बुझे हुए चूने के पानी के साथ मिलाकर 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। यूरिया या चूने का पानी जिंक की तेजी यानी अम्लीयता को कम करता है और पत्तियों को जलने से बचाता है। ये एक बहुत ही जरूरी सावधानी है जिसे कभी न भूलें। और अब आता है इस सीक्रेट फॉर्मूले का तीसरा और सबसे बड़ा रहस्य, वो गलती जो 90% किसान अनजाने में करते हैं और जिसके बारे में हमने शुरू में आपको चिताया था। वो गलती है जिंक सल्फेट को कभी भी भूल कर भी डीएपी, एसएसपी या किसी भी फॉस्फोरस वाली खाद जैसे एनपीके 12:32:16 के साथ मिलाकर इस्तेमाल ना करना। जी हाँ, इस एक लाइन को अपने दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह खींच लीजिए। विज्ञान ये कहता है कि जब जिंक सल्फेट फॉस्फोरस के संपर्क में आता है तो ये दोनों आपस में क्रिया करके जिंक फॉस्फेट नामक एक नया और बेहद मजबूत यौगिक बना लेते हैं। ये जिंक फॉस्फेट पानी में अघुलनशील होता है, यानी एक पत्थर जैसा बन जाता है जिसे पौधा अपनी जड़ों से किसी भी कीमत पर सोख नहीं सकता। इसका नतीजा क्या होता है? आपका महंगा जिंक भी बेकार हो गया और डीएपी का फॉस्फोरस भी पौधे के लिए लॉक हो गया। आपका पैसा और मेहनत दोनों मिट्टी में मिल गए और पौधे को कुछ नहीं मिला। यही कारण है कि ह्यूमिक एसिड को भी जिंक सल्फेट के साथ मिलाकर डालने की बजाय अलग से डालना बेहतर माना जाता है, ताकि हर उत्पाद अपना पूरा काम कर सके। इसीलिए कृषि वैज्ञानिक हमेशा सलाह देते हैं कि धान की रुपाई के समय जब आप बेसल डोज में डीएपी या एसएसपी डालते हैं उस समय जिंक का प्रयोग बिल्कुल न करें। डीएपी और जिंक के प्रयोग के बीच कम से कम 15 से 20 दिन का अंतर रखना अनिवार्य है, ताकि जमीन में डाला गया फॉस्फोरस अपना काम कर ले। यही कारण है कि जिंक को पहली यूरिया टॉप ड्रेसिंग के साथ डालना सबसे सुरक्षित और सबसे कारगर तरीका है। ये एक छोटी सी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी है जो इस सीक्रेट फॉर्मूले की आत्मा है। इस एक सावधानी को अपनाकर आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके द्वारा डाला गया जिंक का एक एक दाना आपके पौधे को लगेगा और अपना पूरा काम करेगा। जब आप इस सीक्रेट फॉर्मूले को अक्षरशः अपने खेत में लागू करते हैं तो चमत्कार होना शुरू हो जाता है। सही समय पर मिला जिंक पौधे में नई जान फूंक देता है, जड़ों का जाल तेजी से फैलता है, पौधा मिट्टी से अन्य पोषक तत्वों को भी बेहतर तरीके से खींचने लगता है। ऑक्सिन हार्मोन का उत्पादन बढ़ने से हर पौधे से कल्लों की बाढ़ आ जाती है और आपका खेत कुछ ही हफ्तों में घना और लहलहाता हुआ नजर आता है। पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ने से वो गहरे हरे रंग की और चौड़ी होती हैं
और मजबूती से प्रकाश संश्लेषण करके पौधे के लिए भरपूर भोजन बनाती हैं। जब पौधा अंदर से मजबूत और स्वस्थ होगा तो उसमें रोग और कीटों से लड़ने की नैसर्गिक शक्ति भी ज्यादा होगी, जिससे आपका दवाइयों का खर्चा भी बचेगा। इसका प्रभाव यही नहीं रुकता। जब बालियां निकलने का समय आता है तो जिंक परागण की प्रक्रिया को भी सुगम बनाता है, जिससे बालियों में दानों के भरने की प्रक्रिया शानदार होती है। दाने ज्यादा बनते हैं, मजबूत, वजनदार और चमकदार होते हैं। बालियां लंबी और ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से दानों से भरी हुई होती हैं। और जब हर पौधे में ज्यादा कल्ले होंगे, हर कल्ले पर लंबी और भरी हुई बाली होगी और हर बाली में ज्यादा और वजनदार दाने होंगे, तो पैदावार का दोगुना होना एक गणितीय सच्चाई बन जाता है। तो किसान भाइयों, आज हमने आपको धान में जिंक डालने का वो सीक्रेट फॉर्मूला बता दिया है जो आपकी मेहनत को सही दिशा देगा। याद रखिए, रहस्य किसी महंगे उत्पाद में नहीं, बल्कि सही जानकारी और वैज्ञानिक तरीके में छिपा है। सही जिंक 33% मोनोहाइड्रेट या चिलेटेड चुनें, उसे सही समय यानी रोपाई के 20 से 25 दिन बाद यूरिया के साथ डालें और सबसे बड़ी कसम खा लें कि उसे कभी भी फास्फोरस वाली खादों जैसे डीएपी, एसएसपी या एनपीके के साथ नहीं मिलाएंगे। इस फॉर्मूले को अपनाइए और फिर देखिए कैसे आपके खेत की मिट्टी सोना उगलती है। ये ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे अपनाएं और अपनी मेहनत का 2 गुना फल पाएं। धन्यवाद।